हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस इलस्ट्रेशन को। मान लो सीरीज एलसीआर सर्किट दिया है, ठीक है, और ये जो एसी सोर्स है इसके चलते इस पोजीशन के अक्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है उसका इक्वेशन दिया हो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर या ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा इज द फेज कांस्टेंट, सम फेज कांस्टेंट, तो हम लोगों को बताना है कि व्हाट इज द, है ना, इक्वेशन फॉर करंट। करंट का इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से समझिएगा, जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो अगर हमको करंट का निकालना होगा तो करंट का इक्वेशन होगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस माइनस फाइव, ठीक। अब हमको देखना है कि करंट जो है वो लीड करेगा या लैग करेगा, ऐसा कुछ हम लोग को समझना है। तो हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, सबसे पहले इंपीडेंस डायग्राम बनाएंगे। इंपीडेंस डायग्राम में ये जो होगा वो R होगा, ये जो होगा वो XL होगा और ये जो होगा वो XC होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, करंट को, जो सर्किट का करंट होगा उसको हमेशा हम लोग को मानना है कि वो किसके अलाउंग होगा, रेजिस्टेंस के अलाउंग होगा, ठीक है। और इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा दैट इज इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस हम लोग को हमेशा मानना है किसके तरफ होगा, तुम्हारा वोल्टेज के अक्रॉस होगा। तो अगर XL माइनस बड़ा हो गया XC से, ठीक है, तो इस सिस्टम का रिजल्टेंट ये X होगा, ये R होगा और ये Z होगा और ये फाई होगा, ठीक। तो यही डायरेक्शन जो होगा वो वोल्टेज का होगा, ये डायरेक्शन होगा I का। तो तुमको पता है किसका इक्वेशन, तुमको वोल्टेज का इक्वेशन पता है, तुमको निकालना है किसका इक्वेशन, तुमको निकालना है I का इक्वेशन। तो ध्यान देना, करंट जो है वो वोल्टेज से पाई एंगल से लैग कर रहा है, तो योर आंसर विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा माइनस फाइव। ओके, सिमिलरली अब अगर XC ग्रेटर देन XL होता, ठीक है, तो ये होता R, ये होता X और ये होता Z, ठीक। तो याद रखना, वोल्टेज को हमेशा Z के अलाउंग लेना है, ठीक है, और ये हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये एंगल होता फाई। तो तुमको दिख रहा है कि वोल्टेज जो है वो करंट से फाई एंगल पीछे है, मतलब करंट जो है वो वोल्टेज से फाई एंगल आगे है। समझ गए इस चीज को? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस फाइव, ठीक, दोनों में। और आई नॉट का वैल्यू कितना होगा, आई नॉट का वैल्यू होगा V नॉट अपॉन जेड, ठीक। जेड क्या होगा, तो जेड चाहे ये केस बने या ये केस बने, जेड विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का, या XC माइनस XL का होल स्क्वायर, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये कहानी तुमको, अगर वोल्टेज का इक्वेशन दिया है तो करंट का इक्वेशन ऐसे लिखेगा। ऑलवेज रिमेंबर कि क्यों हम लोगों ने रेजिस्टेंस के अलाउंग करंट को लिया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा तुमको बताया है कि सीरीज में ना रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट हमेशा सेम फेज में होता है, तो हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस को रेफरेंस लाइन लेंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस से पाई बाई 2 आगे होता है, और कैपेसिटर में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से पाई बाई 2 पीछे होता है, ठीक। तो करंट तो सीरीज है ना, सीरीज है तो करंट तो सब में सेम होगा। तो जो जिस फेज में करंट रेजिस्टेंस के लिए है उसी फेज में करंट कैपेसिटेंस के लिए है, उसी फेज में करंट इंडक्टेंस के लिए, इसीलिए करंट यही रेफरेंस लाइन ले लिए मैंने, ठीक। लेकिन वोल्टेज तो सबके लिए अलग है, रेजिस्टेंस के लिए अलोंग द करंट ही होगा, वोल्टेज इन इंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, लीड करेगा, और कैपेसिटर के लिए लैग करेगा। अब इनका रिजल्टेंट निकलेगा या तो ये या तो ये, ठीक है। तो हमको ये इक्वेशन पता है, V पता है, ठीक है, V पता है, और V से फाई एंगल पे है I, तो या तो प्लस या तो माइनस, वो तो डिपेंड करेगा इस सिचुएशन से।
चलो अब मैंने टॉपिक का नाम लिखा है रेजोनेंस इन एसी सर्किट, इस चीज को हम लोग समझते हैं, तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ध्यान दें, ये सीरीज एलसीआर सर्किट है, मान लो इसमें वोल्टेज का इक्वेशन ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। अगर हम इस सर्किट का इम्पीडेंस डायग्राम बनाए, इम्पीडेंस डायग्राम क्या होगा, इधर की तरफ आर, इधर की तरफ एक्स सी और इधर की तरफ, ठीक है, एक्स सेल। ओके, अगर हम वोल्टेज का डायग्राम बनाए, ठीक है, तो कुछ नहीं, आई नॉट इंटू कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V वोल्टेज ड्रॉप एट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टेंस, ये हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप एट कैपेसिटेंस। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो XL और XC है, या VL और VC है, इन दोनों के बीच में कितना का फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री। अगर ऐसा कंडीशन दिया गया है ना, सच दैट XL बराबर XC हो गया, ठीक है, XL बराबर XC हो गया, तो दैट मीन्स ये इंप्लाई करेगा कि VL बराबर VC हो। इसके चलते, ठीक है, इसके चलते XL और XC में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा बोल रहे हैं, मतलब XL और XC का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। तो अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हुआ तो XL माइनस XC बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, या फिर VL माइनस VC बराबर क्या होगा, जीरो, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि इस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप किस पे आ रहा है, सिर्फ VR पे आ रहा है। या फिर अगर XL बराबर XC हो गया तो तुम्हारा नेट इंपीडेंस जो हो गया वो Z इज इक्वल टू R हो गया। या फिर इंपीडेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो XL माइनस XC क्या है, जीरो, तो Z बराबर क्या आ जाएगा, R, ठीक। इसी कंडीशन को हम लोग कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी कंडीशन को कंडीशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एट रेजोनेंस करंट इन सर्किट is maximum. Current in the circuit is maximum. कैसे मैक्सिमम होगा, तो हमने क्या बताया है, करंट क्या होगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट I नॉट बराबर होगा V नॉट बाई Z, ठीक। या फिर IRMS बराबर कितना होगा, VRMS अपॉन Z। ऐसे याद रखना, ऑलवेज IRMS या VRMS जो होगा वो I नॉट बाई रूट टू ही आएगा, और VRMS भी V नॉट बाई रूट टू ही आएगा, साइन फॉलो फंक्शन से, ठीक है। तो ये होता है, हम लोग को पता है कि सर्किट का करंट जो होता है वो ये आता है, पीक वैल्यू का करंट का वैल्यू ये होगा, RMS वैल्यू का ये होगा। अब Z बराबर R जो हो गया, अगर हम रख देंगे तो ये Z का मिनिमम वैल्यू होता है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, ठीक है। क्या Z बराबर R इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, बात को समझिएगा। क्यों? क्योंकि Z का वैल्यू है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अगर ये जीरो नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर XL माइनस XC जीरो नहीं होगा तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, जो कि हमेशा, है ना, फॉर, ठीक है, XL नॉट इक्वल टू XC, ठीक है, Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन R। तो भाई Z का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, Z का मिनिमम वैल्यू हो सकता है R। कब?
जब XL बराबर XC हो जाए, जिसको हम लोग रेजोनेंस कंडीशन बोल रहे हैं। और जब Z मिनिमम होगा तो V0 बाई जेड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, मतलब करंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ध्यान से समझिएगा इस मैक्सिमम का क्या मतलब है। इस मैक्सिमम का मतलब है ना कि जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा, V इजिकल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है ना। तो इसमें ओमेगा को हम वैरी करा है, डिफरेंट ओमेगा के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल, डिफरेंट ओमेगा के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हर ओमेगा के लिए पीक वैल्यू ऑफ करंट अलग होगा। एक ऐसा ओमेगा आएगा, ठीक है, जिसको ओमेगा नॉट बोलेंगे, ठीक है, जिसके लिए है ना इससे करंट जो होगा आई, जो जिसका पीक वैल्यू हुई, ठीक है, वो मैक्सिमम। तो वो ओमेगा नॉट क्या होगा? व्हाट इज दैट ओमेगा नॉट? उस ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो हमको पता है कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर रेजोनेंस XL बराबर XC। अब एट गिवन ओमेगा, ठीक है, तो XL बराबर क्या होता है? ओमेगा नॉट L, मान लो एट ओमेगा नॉट, ठीक। और XC बराबर क्या होगा? ओमेगा 1 बाई ओमेगा नॉट C। तो इनको इक्वेट करो, ओमेगा नॉट L बराबर 1 बाई ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट को उधर भेज दो तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर 1 बाई LC। तो ओमेगा नॉट बराबर कितना आएगा? 1 बाई रूट ओवर LC। तो याद करो, है ना, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन। हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था LC ऑसिलेशन, उस ऑसिलेशन में उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा क्या आता था? 1 बाई रूट ओवर LC, ठीक है। तो अगर हम एक LCR सर्किट है और उस LCR सर्किट में एक ऐसा सोर्स लगा है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ L एंड C होगा, दैट इज 1 बाई रूट ओवर LC होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा यहां पे हो गया तो XL बराबर XC हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, और इसमें जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा सर्किट। दिस इज द मैक्सिमम करंट विच कैन अकर, है ना, इन द LCR सर्किट। और मैक्सिमम करंट का मतलब है कि हम लोग पीक वैल्यू को ही रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। हम अगर हर ओमेगा पे, अलग अलग ओमेगा पे इस सर्किट के पीक वैल्यू ऑफ करंट को देखें तो एट, ध्यान दीजिएगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, दैट इज 1 बाई रूट ओवर LC, इस सर्किट में जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, और यही क्या कहलाता है? रेजोनेंस, है ना। पुराने जमाने में, ठीक है, पुराने जमाने में जो रेडियो वगैरह होते थे ना, वो उसमें जो सिग्नल हम लोग कैच करते थे, तो उसमें LCR सर्किट जो लगते थे वो यही होते थे, मतलब उसमें LCR सर्किट ही होता था। होता क्या था कि रेडियो वेव्स जो भी आते थे तो वो तो मतलब कि पूरे एनवायरनमेंट में मूव कर रहे हैं, है ना। तो रेडियो जो है हमारा, उसमें इस तरह का LCR सर्किट लगा रहता था और एक ट्रांजिस्टर लगा रहता था, उसको हम लोग ट्रांजिस्टर भी बोलते थे। वो क्या करता था ना, वो जो रेडियो वेव्स आ रहे हैं उस सिग्नल को ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था, मतलब वोल्टेज या करंट, ठीक, फ्लक्चुएटिंग। तो याद रखना, रेडियो वेव्स जो होते हैं वो भी वेव्स है ना, तो वेव्स क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है ना। वो मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ बना रहा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जब सिग्नल आता था, रेडियो जब उसको कैच करता था, ठीक है,
तो ट्रांजिस्टर जो उस रेडियो वेव में लगा रहता था, रेडियो में लगा रहता था, वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट कर देता था, लेट अस सपोज, ठीक है। मतलब वो एसी सोर्स बन गया, क्योंकि वो भी फ्लक्चुएटिंग रहेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी फ्लक्चुएटिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी साइन फंक्शन होगा, तो एसी जो तुम्हारा उसको जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो वो भी एक एसी सोर्स होगा, ठीक। और उस एसी सोर्स को हम लोग एलसीआर सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो वो सिग्नल, ध्यान दीजिए, जो वो सिग्नल कैच कर रहा है उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक। तो जब वो ट्रांजिस्टर मतलब कैच किया उस सिग्नल को, तो उसने भी बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किए, और वो सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एलसीआर सर्किट से पास किया। सारे सिग्नल को कहां से पास किया? एलसीआर सर्किट से। अब ध्यान देना, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करा होगा। बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आ रहे हैं, सारे सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एलसीआर सर्किट से पास किया गया। अब एलसीआर सर्किट से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये एलसीआर सर्किट उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट देगा, है ना, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा। मान लो ये L है, ये C है, ठीक है ना, ये L है और ये C है, और इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC है। तो जो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी इतने के बराबर होगा उसका करंट इसमें क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और वही चैनल हमारे रेडियो में सुनाई देगा, वही रेडियो वेव का चैनल हम लोग के ट्रांजिस्टर में सुनाई देगा, जिसका पीक वैल्यू। अब हमको दूसरा चैनल अगर कैच कराना है तो हम क्या करेंगे ना, या तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चेंज कर देंगे या इंडक्टेंस का इंडक्टेंस चेंज कर देंगे, जिसके चलते L नहीं तो C में से कोई, है ना, टर्म हम लोग चेंज कर देंगे। चेंज कर दिए तो ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर गया। अब इस करस्पॉन्डिंग, इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल होगा ना, अब उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम करंट, ठीक है, और वही चैनल जो है ये रेडियो में पकड़ेगा और वही हम लोग सुन पाएंगे, ठीक है। फिर से मतलब वो जो सिग्नल कैच कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे साउंड एनर्जी में, साउंड एनर्जी से हम लोग को सुनाई देगा। मतलब बीच में ट्रांजिस्टर का काम यही होता है ना, कि वो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कन्वर्जन कर रहा है वेव का, ठीक है, वेव का कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, हम ग्राफ बनाएंगे। क्या ग्राफ बनाएंगे? हम ग्राफ बनाएंगे, इधर हम लोग रखेंगे ओमेगा, ठीक है। मान लो ये जो सोर्स था V बराबर V0 साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, ठीक है। तो इसमें जो ये ओमेगा है उसको हम चेंज कर रहे हैं, और इधर जो है हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट को मार्क कर रहे हैं, ठीक। तो शुरू करते हैं। हम लोग को पता है Z बराबर क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक। तो जब हम ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक, तो R पे तो R तो आ ही रहेगा, XL क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये होता है ओमेगा, और XC क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। मतलब ये जो Z है वो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, Z इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब करंट 0 होगा। अब हम ओमेगा जो है वो बढ़ाते जाएंगे, ओमेगा हम बढ़ाते जाएंगे तो XL बढ़ता जाएगा और XC छोटा होते जाएगा। क्यों? क्योंकि XC होता है 1/ωc। ओमेगा को बढ़ाते जाएंगे तो XC छोटा होते जाएगा, XL बढ़ता जाएगा। इन
इन टर्म्स, इन शॉर्ट, ये वाला जो टर्म है वो बड़ा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट था, तो जैसे ही ओमेगा बढ़ाएंगे ना ये टर्म छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, तो सर्किट में करंट जो है, पीक वैल्यू ऑफ करंट ही है, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ग्राफ हमारा ऐसा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ओमेगा आएगा, फॉर दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा, दैट इज 1/√LC। इस पे Z बराबर R होगा जो कि मिनिमम है, और इस वैल्यू पे सर्किट में जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, I मैक्स। और ये कहां अकर करेगा? ओमेगा नॉट पे, मतलब ओमेगा रेजोनेंस पे। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजोनेंस, ठीक। अब इस पे अगर करंट मैक्सिमम है, इससे फर्दर ओमेगा अगर हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो ये फिर से, ध्यान देना क्या हुआ, एक चीज समझना, दो रीजन बन रहे हैं, एक रीजन ये और एक रीजन ये। इस रीजन में क्या है? इस रीजन में XC ग्रेटर देन XL है, और इस रीजन में XL ग्रेटर देन XC है, और इस रीजन में ये जो बाउंड्री है ये XL बराबर XC है, ठीक। तो जब ओमेगा 0 था, XC इनफाइनाइट था, XL 0 था, तो 0 माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी था। अब ये माइनस, लेकिन हम तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर से पॉजिटिव ही वैल्यू मिल रहा है। अब हम ओमेगा बढ़ा रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू माइनस इंफिनिटी से छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा होगा। जैसे ही ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट होगा, ये 0 हो जाएगा, बराबर XL बराबर XC हो जाएगा। उसके बाद फर्दर अगर हम ओमेगा बढ़ाएंगे ना, तो XL अब XC से बड़ा होने लगेगा। तो XL XC से छोटा रहे या XL XC से बड़ा रहे, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, ठीक है, ये इनके डिफरेंस का स्क्वायर। तो इसीलिए इस वाले रीजन से इधर XC ग्रेटर देन XL था, इस वाले रीजन से इधर XL ग्रेटर देन XC, और ये बीच में जो पीक वैल्यू आ रहा है इसमें XL बराबर XC होगा। और जब ओमेगा टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो XL जो होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा है, और XC जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो फिर से इसका जो वैल्यू हो जाएगा, Z का वैल्यू, वो इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब जब ओमेगा का वैल्यू इंफिनिटी होगा तब जाके फिर से करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए ये हम टच करता हुआ नहीं दिखा रहे, क्योंकि ऐसा इंफिनिटी तो हम लोग दिखा नहीं सकते। तो ओमेगा जब इंफिनिटी होगा तब करंट जाके 0, ठीक। तो जब ओमेगा 0 है तब भी करंट 0, जब ओमेगा इंफिनिटी है तब भी करंट 0, जब ओमेगा ओमेगा नॉट है तो करंट मैक्सिमम है, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो मैक्सिमम है। और इस कर्व को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। This is known as रेजोनेंस, ठीक है। अब आओ ध्यान देना, सेम चीज के लिए अब हम R चेंज करते हैं, ठीक है, अलग अलग ओमेगा पे अलग अलग R के लिए। तो एक ग्राफ ऐसा बनेगा, एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर ये ग्राफ R1 रेजिस्टेंस के लिए है, ये R2 रेजिस्टेंस के लिए, ये R3 रेजिस्टेंस के लिए है, तो R1 जो है वो होगा लेस देन R2 लेस देन R3। कैसे? ध्यान देना, मान लो हम R1 को मान लिए 10 ओम, ठीक, R2 को मान लिए 20 ओम और R3 को मान लिए 30 ओम, ठीक है। तो देखो ओमेगा हम वैरी कर रहे हैं, L और C चेंज नहीं किए हैं, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC तो सेम है, तो सबका पीक वैल्यू अलग अलग सेम है, सेम पोजीशन पे आ रहा है, सेम ओमेगा नॉट पे आ रहा है, लेकिन सबका पीक वैल्यू अलग अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है 10 ओम के रेजिस्टेंस के लिए, तो ओमेगा नॉट पे इसके लिए करंट होगा V0/10, ठीक। ओमेगा नॉट पे इस वाले के लिए करंट होगा V0/20, और ओमेगा नॉट पे इस वाले के लिए करंट होगा V0/30। तो देख रहे हो
कि R3 अगर R2 से बड़ा है उसके लिए पीक वैल्यू इससे छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि V0/30 V0/20 से छोटा होगा, V0/20 V0/10 से छोटा। तो अगर हम फॉर द गिवन LC डिफरेंट R के लिए अगर ये कर्व बनाए तो जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा पीक वैल्यू घटता जाएगा, जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा पीक वैल्यू घटता जाएगा। एक और ग्राफ देखते हैं। इस एक्सिस पे ओमेगा है और इस एक्सिस पे हम लोग 4 फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं, जेड, एक्सएल, एक्सी और आर, चारों को हम इसी में रखें और हमको ग्राफ बनाना है इन सभी का विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ठीक है। तो हमको पता है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, तो अगर हम ओमेगा बढ़ाते जाएंगे तो एक्सएल भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके लिए ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये हो गया एक्सएल, ठीक। हम अगर एक्सी का ग्राफ बनाएंगे तो ये 1/ओमेगा-c होता है, तो एक्सी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो ओमेगा जब 0 होगा तो एक्सी इंफिनिटी होगा, ओमेगा जब इंफिनिटी होगा तो एक्सी 0 होगा, तो ये ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो ये कर्व बना एक्सी। अगर हम रेजिस्टेंस का कर्व बनाए तो रेजिस्टेंस जो है होता है वो ओमेगा से इंडिपेंडेंट होता है, तो मान लो ये है आर का वैल्यू, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा तुम चेंज करो डजंट मैटर, ठीक है, आर अपना बढ़ता जाएगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम जेड का वैल्यू निकालें तो देखो ये वाला जो पॉइंट है वहां पे एक्सएल और एक्सी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पोजीशन पे एक्सएल बराबर एक्सी होगा और ये कब अकर होगा, ओमेगा नॉट पे, दैट इज 1/√LC, ठीक है। तो जेड का अगर हम ग्राफ बनाए तो जेड का ग्राफ ऐसा आएगा, ये जो टच हो रहा है जेड का ग्राफ आर से, ये कहां टच हो रहा है, ओमेगा नॉट पे, क्योंकि ओमेगा नॉट पे एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, तो एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा तो एक्सएल माइनस एक्सी 0 हो जाएगा, तो जेड बराबर आर हो जाएगा, तो यहाँ पे टच हो गया, ठीक है। उसके इधर भी जाओगे और उधर जाओगे, दोनों तरफ जाओगे तो जेड जो है वो आर से बड़ा ही होगा, ठीक है। ऐसा कर्व है ये, इस कर्व को भी याद रखना। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है ना, जिसमें यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लिखा है, और ये जो एसी सोर्स है उसका रीडिंग दिया हुआ है V बराबर 240। एक बात ध्यान देना, ठीक है, क्वेश्चन मिलेंगे तो कई बार तुमको ना ये जो एसी सोर्स है उसको इक्वेशन के फॉर्म में दे देगा, V0 sin ओमेगा t प्लस पाई या डेल्टा जो भी, ठीक है, ऐसा तो देगा। तो इसमें जो ये वैल्यू दिया रहता है ये पीक वैल्यू होता है, तो अगर तुमको आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो आरएमएस वैल्यू होगा V0/√। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि तुमको एसी सोर्स ऐसा दे दिया है, तुमको दे देगा सिग्नल 240 वोल्ट एंड कुछ 50 हर्ट्ज ऐसे करके दे दिया। फिलहाल अभी 50 हर्ट्ज दिया नहीं है, हम बता रहे हैं कि 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दिए, ठीक। इस तरह इक्वेशन ना देके ऐसे लिख दिए, तो याद रखना इस तरह का अगर रेटिंग दिया रहता है तो ये वैल्यू हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है, इसको बाद में दिमाग में, कभी भी पीक वैल्यू नहीं, पीक वैल्यू बस इसी तरह के फॉर्म में दिया रहेगा जब वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हो। अगर वो इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिखा है और अगर क्वेश्चन में ये जस्टिफाई नहीं किया है कि वो पीक वैल्यू है, तो तुमको हमेशा उसको आरएमएस वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमेशा क्या आरएमएस वैल्यू निकालना बोल रहा है, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही दिया। अब इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है फाइंड द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग। तो याद रखना वोल्ट मीटर और एमीटर जो होते हैं ना वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में बेस्ड होते हैं, ठीक है। एसी के केस में वोल्ट मीटर और एमीटर जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के पे बेस्ड रहते हैं।
इसीलिए इनका जो रीडिंग है ना वो हमेशा एवरेज देता है। तो एवरेज में याद रखिएगा ये जो वैल्यू देगा वो आरएमएस वैल्यू ही देगा। तो अगर तुम एम मीटर का रीडिंग बता रहे हो तो तुमको आई आरएमएस बताना है। तुम अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग बता रहे हो तो तुमको वी आरएमएस बताना है। समझ गए इस चीज को? तो चलो अब इसमें हम बताना है हमको एम मीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग। तो ध्यान देना, एम मीटर तो सर्किट में लगा हुआ है, मतलब एम मीटर जो है वो करंट बताएगा। ऐसे भी सीरीज सर्किट है तो करंट तो सेम ही होते हैं, तो आई आरएमएस बताएगा। और वोल्ट मीटर जो है वो वी आरएमएस बताएगा। लेकिन किसके अक्रॉस? तो इंडक्टर के अक्रॉस। तो कुछ नहीं, अगर हमको आई आरएमएस पता है, ठीक है, तो वी आरएमएस होगा आई आरएमएस इंटू एक्सएल, ठीक है, जो ये रीडिंग देगा। ध्यान देना, हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है ना, तो एक्सएल को आई आरएमएस से इंटू कर दो, हमको आई आरएमएस वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आई आरएमएस निकालेंगे कैसे? तो आई आरएमएस हम लोग को निकालने के लिए क्या होगा कि टोटल इस एंड और इस एंड के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, और ये भी आरएमएस वैल्यू ही है क्योंकि ये रेटिंग है। वी आरएमएस, ये जो वी आरएमएस है वो वी एल आरएमएस है, और ये जो वी आरएमएस है वो वी टोटल का आरएमएस है, मतलब इस एंड और इस एंड के अक्रॉस का आरएमएस वैल्यू। लेकिन हमको इस एंड और इस एंड के अक्रॉस का आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो वो हम फॉर्मूला लगाएंगे आई आरएमएस इंटू एक्सएल। ठीक, और ये वी आरएमएस कैसे निकलेगा? तो ये वी आरएमएस होता है आई आरएमएस इंटू जेड। ठीक है, टोटल वी आरएमएस, मतलब इस पूरे सर्किट का इंपेडेंस निकालेंगे। तो हमको तो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो आई आरएमएस कैसे निकलेगा? वी आरएमएस बाई जेड। अब यहां से देख लो, तुमको सर्किट में जेड निकालने का जरूरत नहीं है। देखो तो एक्सएल और एक्ससी बराबर दे रखा है, इसका मतलब ये रेजोनेंस है, और रेजोनेंस है तो इसका मतलब जेड बराबर आर होगा। ठीक है, जेड बराबर कितना होगा? आर। तो ये हो जाएगा 240 बटा 30। तो कितना आ जाएगा ये? 8 एम्पियर। ठीक, आई आरएमएस पता चल गया, तो 8 एम्पियर इंटू, ठीक है, और तुम्हारा एक्सएल कितना है? 25 इंटू 8 कितना होता है? 200। योर आंसर विल बी 200। मतलब इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप कर रहा है? 200। तो याद रखना, इसके अक्रॉस भी कितना कर रहा होगा? 200 वोल्ट ही कर रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में है ना, दोनों में 180 डिग्री का फेज है होता है, और रेजोनेंस है तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसमें है उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसमें है, बस अपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये तरीका है। क्या किया हम लोगों ने? ये जो वैल्यू दे रखा है, कभी भी इसको ना पीक वैल्यू मत समझना, ये आरएमएस वैल्यू। ठीक, ये आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ड्रॉप पता है, यहाँ से इस एंड और इस एंड क्या करा। ठीक है, तुमको इस एंड और इस एंड के अक्रॉस बताना है, तो हमको सीधा फॉर्मूला पता है कि अगर इस एंड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V है, दैट इज V आरएमएस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई आरएमएस इंटू जेड, टोटल इम्पीडेंस। और हमको अगर इसके अक्रॉस निकालना है तो ये होगा आई आरएमएस इंटू एक्स। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आई आरएमएस निकालें और इसको यहां पुट करके ये निकालें। नीट में इस साल एक क्वेश्चन इसी तरह का पूछा था कि एक एसी सोर्स है जिसका रेटिंग है 240 वोल्ट, ऐसे करके कुछ कुछ पूछा था, और तुमसे बोला कि फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो सभी बहुत लोगों ने क्या किया कि 240 में √2 से डिवाइड कर दिया। नहीं, जो रेटिंग है वही आरएमएस वैल्यू है, तो आंसर में सीधे 240 लिख देना। ठीक है ना, √2 से डिवाइड नहीं करना था क्योंकि ये आरएमएस वैल्यू ही दिया है। जब तक इस फॉर्म में ना दिया हो, पीक वैल्यू नहीं दिया है। ये फॉर्म हमेशा आरएमएस वैल्यू। कई बार सर्किट में ना तीनों एलिमेंट ना देगी, कोई 2 एलिमेंट देगी, जैसे इसमें आरसी है, इसमें आरएल है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आरसी सर्किट हो गया, एलआर सर्किट हो गया। ये दोनों सर्किट जो है ना हम लोग डीसी सोर्स के चलते भी पढ़े थे, मतलब जब बैटरी सिंपल लगा हुआ ऐसे। ठीक, जब बैटरी सिंपल लगा ऐसे, याद रखना इन दोनों केस में करंट का जो इक्वेशन होगा वो तुम्हारा
एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म होगा जो हम लोग आरसी सर्किट और डीसी सर्किट में पढ़े थे, लेकिन इसको उसको कभी भी इससे रिलेट मत कर। इसमें अगर हमको v का इक्वेशन ऐसा दे दिया, दोनों के लिए ही है सेम मतलब सपोज, तो हमको i का इक्वेशन बनाना, तो अगर ये डीसी सोर्स से कनेक्टेड रहता है ना, तो एलआर सर्किट में i होता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई, सॉरी ये i का ना इक्वेशन, एलआर सर्किट में होता है आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ होता है एल बाई आर, और इस केस में होता है i बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ऐसा केस का होता है। लेकिन हम लोग के लिए ये सिर्फ और सिर्फ डीसी सोर्स के लिए होगा। एसी सोर्स में अगर ये दिया है तो इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, ये हो गया एक्सी, ये हो गया आर, इंपिडेंस अगर हम बना दो, आर इधर होगा एक्सी इधर होगा, इसमें तो कोई है ही नहीं, है ना, एक्सएल का तो झंझट ही नहीं है, तो ये हो गया जेड, तो इस केस में जेड हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो आई नॉट जो हो जाएगा वो वी नॉट बाई जेड हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा फाई, तो tan फाई बराबर आ जाएगा एक्सी बाई आर, ठीक। तो ये एंगल फाई अगर है तो हमने तुमको बताया था जेड वोल्टेज का नाम होता है, आर करंट का नाम होता है, तो वोल्टेज जो है वो, तो करंट फाई एंगल आगे है, देखो ये वोल्टेज है तो करंट फाई एंगल आगे है, तो करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई, इसमें आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वाई, ये आ जाएगा इक्वेशन। इसमें भी इसी तरह बनेगा ना, एक आर है लेकिन एक्सएल इधर आ जाएगा, तो ये जेड हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सएल क्या होता है ओमेगा से, ऐसे करके ये दोनों सर्किट नॉर्मली जैसे एलसीआर सर्किट सॉल्व किया जाता है वैसे ही सॉल्व करना है, बस एक एलिमेंट हट चुका है। ये क्वेश्चन देखो, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट आरएलसी, when L is removed from the circuit, the phase difference between voltage and current in the circuit is pi by 3. RLC सर्किट से हम लोग L को रिमूव कर दिए, तो बता रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 3 देखने के लिए हम लोग इंपीडेंस डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया R, और क्योंकि L रिमूव हो गया है तो सिर्फ बचेगा XC, ठीक। तो ये जो डायरेक्शन आएगा वो Z का आएगा, और बोल रहा है, ध्यान देना कि R जो होता है वो करंट के अलांग होता है, Z जो होता है वो V के अलांग होता है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट बोला इफ C is removed instead of L then phase difference is again pi by 3। अब यही चीज हम क्या किए कि सर्किट में L के जगह पे C को रिमूव कर दी, तो ये बचा XL, ठीक, ये हो गया Z, तो इस बार भी है ना फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3 है, मतलब कि ये हो गया I और ये हो गया V, ये जो हो गया वो पाई बाई 3। तो बताना है पावर फैक्टर एंड पावर डिसिपेटेड ऑफ द RLC सर्किट, मतलब विदाउट द रिमूवल ऑफ द RLC सर्किट। किसी भी एलिमेंट के रिमूवल के अलावा ये ओमेगा दे रखा है कितना, 300 रेडियन, V दे रखा है 240 नहीं 200, तो याद रखिएगा ये सब आरएमएस वैल्यू है ना। तो हमको निकालना है पावर फैक्टर, पावर डिसिपेटेड एंड आर। तो याद रखिएगा पावर फैक्टर जो होता है वो होता है कॉस फाई, कॉस फाई जो होता है वो आर बाई जेड, और जेड जो होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपको अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है ना, तो आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सएल और एक्सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये तो गिवन कंडीशन है एक्सएल और एक्सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तुमको आर का वैल्यू दिया हुआ है ना, और तुमको ये एंगल दिया हुआ है, तुमको ये निकालना है, ठीक।
तो रिलेशन यूज कर लो, tan 30 डिग्री बराबर XC बाई, ठीक है, R। तो यहाँ हो जाएगा XC, सॉरी 30 था, ये 60 था, 60 ठीक। हाँ, तो XC बराबर कितना आ जाएगा, R tan 60 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, ठीक। सिमिलरली यहाँ XL बराबर भी कितना आ जाएगा, R tan 60 डिग्री, मतलब XL बराबर XC आ गया, ठीक है। इन दोनों प्लॉट्स वैल्यू यूज कर लिए, वेक्टर का सब नॉर्मल सा लॉ लगा लिए, तो XL बराबर XC आ गया, तो Z बराबर कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। Z बराबर R है, तो cos फाई हो गया R बाई R, मतलब 1। cos फाई का वैल्यू कितना है, 1। अब तुमको निकालना है पावर डिसिपेटेड। तो हमेशा याद रखना, जब तक ये बात निर्धारित ना करे कौन सा पावर निकालना है, अपरेंट है ना, ट्रू या फिर रिएक्टिव पावर, तुमको हमेशा एक्चुअल पावर ही निकालना है, ट्रू पावर ही निकालना है। तो पावर का इक्वेशन क्या आएगा, VI cos फाई, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा VI cos फाई। अगर बात समझना, ये RMS है तो RMS में अगर है तो VRMS इंटू IRMS cos फाई। अगर ये RMS नहीं है, पीक पे है, तो V0 I0 cos फाई बाई 2। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक इक्वेशन में ना दिया हो तब तक इसको क्या लेना है, RMS। तो ये RMS वैल्यू, तो V का RMS वैल्यू हमको पता है, I का RMS वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो IRMS बराबर होगा VRMS बाई R, मतलब Z, और Z कितने के बराबर है, R के बराबर है। तो VRMS है 200 बाई 2, कितना है तुम्हारा वोल्टेज, हाँ 100, R का वैल्यू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 2 वैल्यू। तो बस पावर आ जाएगा 200 इंटू 2 इंटू कॉस फाई 1, मतलब कि 400। याद रखना, ये भी कंडीशन रेजोनेंस का ही बन गया, ठीक है। और रेजोनेंस के केस में ना, सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव। कब, रेजिस्टिव, जब रेजोनेंस कंडीशन होगा, ठीक है। तो ये तरीका था इन सबों को बनाने का। ये देखो, V और I का इक्वेशन दिया है, पावर निकालना है। तो याद रखना, पावर हम लोग ट्रू पावर निकालेंगे, तो ट्रू पावर होता है V0 I0 बाई 2 इंटू कॉस फाई। यहाँ पे फाई क्या है, तो फाई है, हम लोग पावर फैक्टर मानते हैं, है ना, और ये बेसिकली फेज डिफरेंस बिटवीन I एंड V होता है, ठीक है। देखो तो इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 3, ठीक है। तो पावर हो जाएगा, ये पीक वैल्यू है, इक्वेशन में पीक वैल्यू होता है, ये पीक, तो 150 इंटू 150 बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, 1/2, तो 22500 बटा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है 120 ओम, ओके, और बता रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन पे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 60 वोल्ट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस इज 40 वोल्ट। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। ठीक, दिया है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 4 × 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। तो हम सर्किट बनाते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये इंडक्टेंस है, एक एसी सोर्स से लगा हुआ है, ठीक है। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ सोर्स, ओके, बट दिया है कि एट रेजोनेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस से ड्रॉप कर रहा है 60 वोल्ट और इंडक्टेंस से ड्रॉप कर रहा है 40 वोल्ट। तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस से भी ड्रॉप कर रहा होगा 40 वोल्ट, क्योंकि रेजोनेंस में दोनों से सेम ड्रॉप करता है। अब हमको बताना है
एल और सी का वैल्यू। तो एल और सी का वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक्सी और एक्सएल का वैल्यू निकालना होगा। एक्सी और एक्सएल का वैल्यू कैसे निकलेंगे? तो हमारे लिए एक ही रिलेशन है, v बराबर आई एक्सी, ठीक है, और v बराबर आई एक्सएल। एक बात ध्यान देना, ये सारे मैंने आरएमएस वैल्यू पे लिखे रहे हैं, सब वैल्यूज पे ये ट्रू नहीं हो रहे हैं, है ना। जनरल वैल्यूज पे अगर उस वैल्यू को देंगे तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज हम ये आरएमएस वैल्यू पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई का हमको अब आरएमएस वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि v तो पता है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। तो हमको पता है कि ये तीनों सीरीज में है, तो इन सबों से करंट तो सेम होगा, है ना। और हमें ये भी पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो 120 ओम है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है 60 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस करंट होगा हाफ एम्पियर। ये IRMS का वैल्यू आएगा, क्योंकि जो भी डाटा गिवन रहता है वो आरएमएस वैल्यू पे रहता है, ठीक है। तो IRMS का वैल्यू 1/2 एम्पियर आया, तो 40 इंटू डिवाइडेड बाई 1/2 में, तो 40 इंटू 2 हो जाएगा XC, और यही हो जाएगा XL। XC बराबर XL बराबर आ जाएगा 80 ओम, एंड दिस इज इक्वल टू, हमको निकालना है L और C का वैल्यू। तो L क्या कैसे निकलेगा? तो ओमेगा L बराबर 80, L बराबर आ जाएगा 80 बाई ओमेगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 बाई ओमेगा C बराबर 80, ठीक। तो C बराबर क्या आ जाएगा? 1 बाई 80 इंटू ओमेगा। इससे हमको L भी मिल जाएगा, इससे हमको C भी मिल जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी करंट लैग वोल्टेज बाय 45 डिग्री। एक बात ध्यान देना, जब रेजोनेंस होता है ना, जिस ओमेगा पे रेजोनेंस हो रहा है उस ओमेगा पे एक्सएल बराबर एक्सी होता है ना। तो नेट जेड और आर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। मैंने बोला भी था कि रेजोनेंस के केस में सर्किट रेजिस्टिव बिहेव करता है, मतलब कि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको वो ओमेगा का वैल्यू निकालना है जिसके चलते फ्रीक्वेंसी जिसके चलते करंट जो है वो वोल्टेज से 45 डिग्री से लैग करेगा, मतलब 45 डिग्री से पीछे होना चाहिए, ओके। तो कुछ नहीं, वोल्टेज विल बी लीडिंग टू द करंट, तो ये हो गया 45 डिग्री पे जेड आना चाहिए, 45 डिग्री पे जेड आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या कि एक्सएल बड़ा होगा एक्सी, तभी ना ये 45 डिग्री से लीड करेगा। अगर एक्सी बड़ा हो जाता है एक्सएल से, तो 45 डिग्री से वोल्टेज करंट से लैग करता है, लेकिन यहाँ पे तो करंट को लैग करना है, मतलब वोल्टेज को लीड करना है, ठीक है। तो जेड जो है वो 45 डिग्री पे होगा। तो 45 डिग्री का मतलब क्या है? अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एक्सएल एक्स, ठीक है ना। और इनका रिजल्टेंट जेड जो है वो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री का मतलब एक्स बराबर आर होगा, ठीक है। 45 डिग्री का मतलब x बराबर r होगा, ठीक है। तो x क्या है भाई? x है xl माइनस xc बराबर r। xl का वैल्यू तुमको निकल गया है, xl का वैल्यू कितना है तुम्हारा? दोनों xl और xc का वैल्यू जो है वो 80 ओम। ध्यान दीजिएगा, ये रेजोनेंस वाले में था, इस बार xl का वैल्यू क्या लिखोगे तुम? ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ओमेगा c। ये नया ओमेगा होगा, ये नया ओमेगा होगा, ठीक है। और एल और सी का वैल्यू ये होगा, तो इसको हम लोग ओमेगा नॉट कर दे रहे हैं, रेजोनेंस है ना। ठीक है, ध्यान देना, ये एक्सएल और ये एक्सी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे था, है ना। लेकिन हम वो एक्सएल और एक्सी बात कर रहे हैं जिसका ओमेगा के चलते ये 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो ये ओमेगा हम लोग बदल चुके हैं, लेकिन ओमेगा बदलने से एल और सी पे नहीं बदलेगा। तो एल और सी का जो वैल्यू तुमने निकाला है यहाँ से 80/ओमेगा नॉट और 1/80 ओमेगा नॉट, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे एल और सी की जगह पे पुट करो और आर से इक्वेट करो, आंसर मिल जाएगा।
देखते हैं ये क्वेश्चन को। A current of 4 ampere flows through a coil when connected to a 12 volt DC source। एक कॉइल है, ठीक है, इसको 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया मतलब डीसी सोर्स हो गया, ठीक है। तो इससे करंट कितना ट्रैवल कर रहा है, 4 एम्पियर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तुम कॉइल को कनेक्ट कर रहे हो बैटरी से और इस कॉइल से अगर करंट पास कर रहा है, दैट मीन्स कि ये कॉइल जो है हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ध्यान देना, अगर ये आइडियल होता तो हम इससे कोई करंट का बात नहीं करते। आइडियल मतलब विद जीरो रेजिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ ये कॉइल होता है, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉइल से करंट का बात कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग इसको आइडियल नहीं मानेंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मानेंगे तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे, एक आर है और दूसरा एक कॉइल है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में बगल में दिखा देते हैं और ये कनेक्ट हो गया डीसी सोर्स से। ऑब्वियसली ध्यान देना, हम लोग एलआर सर्किट पढ़े हैं और एलआर सर्किट में करंट जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जो करंट का बात कर रहा है वो स्टेडी स्टेट पे बात कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट पे, ठीक है ना, जब कुछ ना दिया हो और बोले कि ऐसा करंट पास हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग को स्टेडी स्टेट लेके चलना है, ठीक है। टाइम के बारे में जिक्र ना हो तो ऑलवेज टेक इट एज स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में इसमें करंट कितना है, 4 एम्पियर। हम लोग जानते हैं कि स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, तो जो करंट है वो रेजिस्टेंस भी चलते हैं। तो 12 वोल्ट से अगर 4 एम्पियर करंट ड्राइव हो रहा है तो रेजिस्टेंस कितने के बराबर होगा, तो आर बराबर आ गया 3। ठीक है, कैसे लिखे हम लोग इसको, V बाई आर, V बाई आई इज इक्वल टू। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि द सेम कॉइल इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकंड एसी सोर्स। मतलब सेम कॉइल को, तो इंडक्टर और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हुए हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये एसी सोर्स 12 वोल्ट का है, 50 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा का वैल्यू 50 दे रखा है, ये आरएमएस वैल्यू है, वीआरएस 12 वोल्ट। ये तुमको देखो 4 एम्पियर है, सॉरी 4 एम्पियर बोल रहे हैं, 3 ओम है, ठीक। तो बताना है कि ये कितना होगा। ध्यान दीजिएगा कि तब जब करंट मेजर किया गया तो करंट क्या होगा, 2.4 एम्पियर। तो करंट इससे भी है और इससे भी है, समझ गए, करंट इससे भी है और इससे भी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ध्यान दीजिएगा एक बात को कि जब हम डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस को, तो स्टेडी स्टेट में जो इंडक्टेंस है ना वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करता है, हेंस इस सर्किट में करंट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के चलते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे ना, तो एसी सोर्स में तुम्हारा इंडक्टेंस भी ऑब्स्ट्रक्शन हर इंस्टेंट पे प्रोड्यूस करता रहेगा, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सएल, क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके चलते ही ठीक है ना, हाँ, इसके चलते ही सर्किट में जो है तुम्हारा, ध्यान देना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है इंडक्टर के चलते भी। डीसी सोर्स में इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट के जैसा क्रिएट करते हैं, बस रेजिस्टेंस के चलते ऑब्स्ट्रक्शन है, हेंस करंट कितना हो गया, 12/R, मतलब 12/3, 4 एम्पियर। लेकिन अगर एसी सोर्स से कनेक्ट कर दोगे तो ये भी एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ये भी एक रेजिस्टेंस के जैसा बिहेव करता है, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और वो होता है एक्सएल। एक्सएल कितने के बराबर होता है, ओमेगा इंटू एल, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इस दोनों एंड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, 12 वोल्ट, है ना। तो हमको बताना है कि तुम्हारा इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा, डिटरमाइन द इंडक्टेंस ऑफ द। तो हम लोग सीधे एक्सएल का वैल्यू निकालेंगे। एक्सएल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना, इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि
इन दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट। करंट इस सर्किट में कितना है 2.4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, तो 2.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 3 जो 6 7.2 वोल्ट। तो 7.2 वोल्ट इसमें ड्रॉप किया, तो इसमें ड्रॉप कितना करेगा 12 माइनस 7.2 नहीं, ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें VR जो है इसको ऐसे बना सकते हो, VR जो है वो 7.2 है, तो VL कितना होगा, जबकि इन दोनों का रिजल्टेंट 12 वोल्ट होगा, तो लिखो VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर बराबर 12 वोल्ट। VR तुमको 7.2 है, VL जो है तुमको निकालना होगा, है ना, निकाल लो। VL का वैल्यू जब आ जाएगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया, करंट तुमको पता ही है, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा VL अपॉन I, ठीक है। इससे तुमको क्या मिल जाएगा एक्सएल मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। या फिर ऐसा भी हम लोग कर सकते थे कि अगर हमको करंट पता है, ठीक है, और हमको अगर वोल्टेज पता है तो नेट इंपीडेंस निकाल लो। नेट इंपीडेंस कितना आ जाएगा, Z बराबर हो जाएगा 12/2.4, ठीक है, 12/2.4। बारह बाई 2.4 Z दे देगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 ओम। अब Z तुमको पता चल गया है, तो Z बराबर क्या होगा रूट ओवर, ध्यान देना, R स्क्वायर प्लस सिर्फ इंडक्टेंस है तो XL स्क्वायर, ठीक। तो Z है 5, R कितना है 3, XL तुमको आ जाएगा, ये बेटर है 4, ठीक है, XL कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जब ये 4 हो जाएगा, ठीक, तो ओमेगा इंटू L बराबर 4, L बराबर कितना आ जाएगा 4/ओमेगा, ठीक है। तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये तरीका भी कर सकते थे लेकिन ज्यादा इजी है। सिंपली हम लोग क्या किए, जब हमको वोल्टेज ड्रॉप पता है, सर्किट से करंट पता है, तो हम नेट इंपीडेंस निकाल दिए 12/I से। ये R पता है तो एक्सएल निकल जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंस है AC और DC में, और यही कॉन्सेप्ट है चोक कॉइल, ठीक है, यही डिफरेंस है चोक कॉइल का। हम तुमको चोक कॉइल का मतलब समझाते हैं, ध्यान देना। चोक कॉइल का है, a choke coil is basically an inductor connected in series with a resistor with AC source whose purpose is to reduce current without power loss। मान लो एक रेजिस्टेंस R, ठीक, और ये एक AC सोर्स से कनेक्टेड है। R जो है मान लो 5 ओम है, ठीक, और ये जो इंडक्टर है मतलब ये जो AC सोर्स है मान लो वो 240 वोल्ट का है, RMS वैल्यू दे रखे हैं। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा IRMS 240/5, तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 48 एम्पियर, ठीक है, 48 एम्पियर। अब इस रेजिस्टर से पावर लॉस कितना होगा, तो ध्यान देना, हम लोग पावर लॉस क्या लिखते हैं V0 इंटू I0/2 इंटू cos phi, ठीक है, या फिर VRMS IRMS इंटू cos phi। तो ध्यान देना, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है तो उसके लिए cos phi बराबर 1 होता है। क्यों, क्योंकि cos phi जो होता है वो R/Z होता है। अब इसमें ना ही इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है, तो Z बराबर R होगा, तो R/R होगा इक्वल टू 1 होगा। तो सीधे इसके लिए हमारा क्या आएगा VRMS इंटू IRMS। तो हम इसमें क्या करेंगे 48 इंटू 240 कर देंगे, हमको पावर मिल जाएगा, पावर पर लॉस होगा, ठीक। अब अगर हम इस रेजिस्टेंस से, ध्यान देना, अगर हम इस रेजिस्टेंस से करंट को घटाना चाहते हैं, मान लो 5 एम्पियर है, हम इसको 2.5 एम्पियर करना चाहते हैं, ठीक, 2.5 एम्पियर करना चाहते हैं, सॉरी 48 एम्पियर है, हम इसको 24 एम्पियर करना चाहते हैं। तो अभी तक हमारे दिमाग में क्या आता था
कि हम लोग इससे सीरीज में एक आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा दें। ठीक है, इससे सीरीज में हम आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा देंगे। कितना का? 5 ओम। अभी तक हमारे दिमाग में ये आता था। तो ये 5 5 10 ओम हो जाएगा, तो सर्किट का करंट कितना आ जाएगा? 24 एम्पियर। एक बार जब 24 एम्पियर आ गया तो इससे करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना, इससे करंट घट गया, मगर इस रेजिस्टेंस के आने के चलते यहां पे एक एनर्जी हमारा वेस्ट हो रहा है। ठीक, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से जब ये करंट पास होगा तो I2R इसमें भी, ध्यान देना, I2R इसमें भी एनर्जी लॉस होगा। हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था इससे करंट घटाना। ठीक, हमने उसको करने के लिए, ध्यान देना, इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब इस रेजिस्टेंस के आ जाने से इससे हमारा पर्पस, जो सोल पर्पस था, वो तो हो गया कि करंट 24 एम्पियर हो गया, आधा हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसी एनर्जी लॉस को, इसी पावर लॉस को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ रेजिस्टेंस ना लगा के यहाँ पे इंडक्टर लगाएंगे। तो मैं मिटा के फिर से समझाता हूं, इंडक्टर लगा के। ठीक है, ध्यान देना, ये सर्किट का 5 ओम था, 240 वोल्ट से कनेक्टेड था, इससे करंट पास हो रहा था 48 एम्पियर। हम इस 5 ओम से करंट को आधा करना चाहते हैं, मतलब कितना? 24 एम्पियर करना चाहते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, टू बी कनेक्टेड इन सीरीज टू मेक द करंट ऑफ द सर्किट 24 एम्पियर, हाफ कर देना है। तो सिंपली सोर्स तो हमारा वही है 240 वोल्ट, करंट हमको पहले कितना था? सिर्फ रेजिस्टेंस था तो 48 एम्पियर था, इंडक्टर के आने से कितना हो गया? 24 एम्पियर। तो इस सर्किट का नेट इंपीडेंस कितना हो जाएगा? तो तुमको जब करंट पता है, ये पता है, तो इंपीडेंस बराबर हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा V/I। ये सारे RMS वैल्यूज हैं, तो V/I अगर हम कर देंगे तो इंपीडेंस हमारा आ जा रहा है 10। इंपीडेंस कितना आ गया? 10। और इंपीडेंस कितना होगा? तो सिर्फ दो ही है इसमें, तो XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 100 बराबर है ना 25 प्लस XL का होल स्क्वायर। ठीक, 25 को इधर ले आओ 75, तो XL बराबर कितना आ जाएगा? √75, मतलब कि 5√3। ये आ गया XL वैल्यू। हमको किसका वैल्यू निकालना है? L का वैल्यू। 50 रेडियन दिया ही हुआ है, तो ओमेगा L बराबर आ जाएगा 5√3 ओम। तो L बराबर आ जाएगा 5√3, मतलब कि डिवाइडेड बाई 50 ओम। तो ये आ जाएगा बस 10, 1/10, मतलब 0.1√3 ओम, मतलब 0.1732 ओम में ये हेनरी हो जाएगा। ये हेनरी हो जाएगा, समझ में आएगा? तो ये इंडक्टर आ गया। अब आप करते हैं, हमारा पर्पस तो रेजिस्टेंस ने भी सॉल्व किया था, हमारा पर्पस तो इंडक्टेंस ने भी सॉल्व किया, लेकिन अब अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द पावर लॉस इन दिस L, तो इसमें पावर लॉस 0 होगा। व्हाट इज द पावर लॉस इन दिस, तो ये होगा, ये तो पहले भी हो रहा था, बाद में भी हो रहा है, लेकिन इसमें पावर लॉस इंडक्टर के केस में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसी सोर्स में इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर का लॉस नहीं होता। समझ गए इस चीज को? तो इंडक्टर लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है टू रिड्यूस द करंट, है ना, क्योंकि इसके लगाने से पावर लॉस नहीं होगा। अगर तुम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दोगे तो इसमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पावर लॉस होगा, जो कि सच में हमारे लिए एनर्जी का लॉस है। ठीक है, तो दिस इज योर चोक, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। देखते हैं ये क्वेश्चन। एन आइडियल चोक, चोक का मतलब इंडक्टर से जाना है। अब जब आइडियल चोक बोल रहा है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा।
draws a current of 8 ampere when connected to an AC supply of 100 volt 50 hertz. मैंने एक कॉइल लगा दिया, ठीक है, इसको AC सोर्स से लगा दिया, ठीक, ये 100 वोल्ट का है, 50 हर्ट्ज का है, ठीक, और ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 8 एम्पियर। फिर बोल रहा है a pure resistor draws a current of 10 ampere with the same source. अगर इसी सोर्स से एक रेजिस्टर लगा दें हम, ठीक है, तो ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, 10 एम्पियर। तो बताना है करंट when both are connected in series, ये रेजिस्टर और ये इंडक्टर को हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए और सोर्स है जो कि 150 वोल्ट का है और इसका फ्रीक्वेंसी है 40 हर्ट्ज। हम इससे कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में करंट कितना होगा। तो ध्यान देना, हम लोगों के लिए ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी अलग है। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेल होगा और यहाँ पे जो एक्सेल होगा वो अलग होगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो दोनों में सेम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग को ये दोनों गिवन कंडीशन से एल और आर का वैल्यू निकालना। एक बार एल और आर का वैल्यू निकल गया तो हम यहाँ से एक्सएल निकालेंगे, कितना होगा, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। और हमारे लिए जो तुम्हारा करंट होगा वो होगा 150 बाई जेड। जेड इस केस में कितना हो जाएगा, तो जेड इस केस में हो जाएगा, ध्यान देना, 150 अपॉन जेड हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। ठीक, इस केस में करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो इस केस में करंट आई कितने के बराबर होगा, 100 अपॉन जेड। तो ये सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है तो इसमें 100 अपॉन आर होगा। इससे आर बराबर कितना मिल जाएगा, 100 बाई 10, मतलब 10। इस केस में करंट होगा 100 बाई जेड, लेकिन इस केस में सिर्फ इंडक्टर है तो जेड बराबर एक्सएल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 100 बाई एक्सएल, ठीक, एक्सएल बराबर हो जाएगा 100 बाई 8, ये क्या आ जाएगा 12.5 ओम, ठीक। एक्सएल मिल गया, तो एक्सएल मिल जाने के चलते हमको एल निकालना होगा, तो हम इसको कंपेयर कर दो ओमेगा एल से, ठीक है। एल बराबर कितना होगा, तो 12.5 बाई ओमेगा, ओमेगा को लिखना होगा 2 पाई इंटू 50, ठीक है। तो 2 पाई इंटू 50 लिखोगे ना तो 12.5 बटा 50 कितना होगा, 1/4, ये हो जाएगा 1/8 पाई, 1/8 पाई हेनरी, ये आ गया है। अब आ जाओ इसमें हमको एक्सेल निकालना है, तो इस केस में एक्सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी है 48, तो ओमेगा एल 2 पाई इंटू 40 इंटू एल, एल तो तुम्हारा इंडक्टर है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो यहाँ जो एल निकाले वो उसको वहां पर पुट कर दो, 1/8 पाई, तो पाई पाई कैंसिल, 8 कैंसिल, इसमें आ जाएगा 10, ठीक है। क्या आ गया ये 10 ओम। तो जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब कि 10√2, ठीक। तो आई बराबर हो जाएगा 150 बाई 10√2, कट गया 15/√2, तो इंटू कर देंगे 7.5√2 आंसर आई इस सर्किट में, ठीक है। तो सवाल को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, चलो।